नमस्कार, मेरा नाम है निकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या होती हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है उसके द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम एमसीएम ये कैसे निकालते हैं, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, और हम आज देखेंगे कि √2, √3, √7 ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, आज इनको प्रूफ करेंगे। प्रूफ के द्वारा समझेंगे कि हाँ वास्तविक में ये संख्याएं जो होती हैं ये एक अपरिमेय संख्या होती हैं। आज इनका प्रूफ देखते हैं और शांत अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टर गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम जो होता है वो होता क्या है, देखना। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं के अंदर उनके गुणनखंड के अंदर हाईएस्ट मतलब कॉमन फैक्टर जो तीनों के अंदर किसी भी कितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं के अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन गुणनखंड होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उनके अंदर लोएस्ट गुणनखंड उनका सभी का मल्टीपल जो होता है वो होता है एलसीएम। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे हैं, किसके द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्वेश्चन है कि 144, 180, 192 इनके अंदर एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो नाम से हमें पता चल रहा है कि अभाज्य संख्याएं, यानी हमारी इस विधि के अंदर सिर्फ हमें अभाज्य संख्याओं को ही काम में लेना है। अब आप पूछोगे अभाज्य क्या होती है, तो देखो अभाज्य जो संख्याएं होती हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 और एक्सेट्रा। तो ये जो सारी संख्याएं जो है इनका हमें यूज करना है और इनके विधि द्वारा, इनकी एक विधि है, इनको यूज करके हम क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखो पहले 144 लेते हैं, 144। तो देखो हमारा सबसे पहला क्या है, हमारा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले 2। तो हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 से डिवाइड होता है, आपको पता होता है 2 से डिवाइड कब होता है, जब लास्ट के अंदर क्या हो, जब लास्ट कोई भी संख्या का जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट अंक होता है वो क्या हो, 2, 4, 6, 8 एंड 0। अगर ये नंबर हो तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब सभी को पता है, तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7, ये आएगा 2। अब देखते हैं फिर से 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर से 2 से जा रहा है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया, फिर से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये 9 है, इसके अंदर 9 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब इसके आगे वाला नंबर देखेंगे 3 नंबर, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल होता है साहब। 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 3, फिर से 3 जा रहा है, क्या आएगा 1 आएगा। इसका हो गया। ये क्या है, गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि। ये एक अभाज्य गुणनखंड किया है किसका, 144 का।
अब इसका होगा क्या, इसको बाद में लिखते हैं, पहले आगे चेक कर लेते हैं क्या बनता है। आगे हमारे पास क्या है 180 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे जी साहब, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर क्या आएगा 45 आएगा। अब देखो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 2 के बाद में क्या आएगा 3 से चेक करते हैं। हमें पता है कि 5 और 4 का जो है एडिशन है वो कितना होता है 9 होता है, मतलब 3 से डिवाइड होगा, कितनी बार होगा 15 बार होगा, 15 टाइम होगा। अब 15 3 से डिवाइड होता है 3 से, बिल्कुल होता है साहब, कितना 5 बार। अब देखो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब हम 3 को कैंसिल कर देंगे। 3 से आगे देखते हैं क्या आएगा 5 है, भाज्य संख्या अपना 5 से डिवाइड करके देखते हैं 5 से हो रहा है। लास्ट के अंदर यहाँ 1 बचना चाहिए, लास्ट में हमारा जो यहाँ पे 1 टाइम जब बचेगा 1 बचेगा, इसका मतलब हमने कंप्लीट कर लिया, वहां तक करते जाना है। फिर अगला हमारा क्या 192 देखते हैं। अब 192 के अंदर पहले 2 से डिवाइड करेंगे जी साहब, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, 6 आएगा। फिर से 2 से करेंगे क्या आएगा 48 आएगा। फिर से 2 से करेंगे आएगा 3 से डिवाइड करेंगे, ये अपना चलता रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने 144, 180, 192 का क्या कर लिया गुणनखंड करके देख लिया। अब इसको हम एक तरीके से लिखेंगे, तरीके से कैसे लिखेंगे आपने इसको नोट कर लिया होगा शायद। अब देखो 144 को मैं क्या लिखूंगा, इन सारे को इसके अंदर लिख लो ऐसे इस तरह। ठीक है, अब आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब मल्टीप्लाई के अंदर जब 2 अंक सेम हो तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे पावर जुड़ के क्या होंगी 2 की पावर 4 होगी, या इंटू 3 की पावर क्या होगी 2 होगी। तो 180 को लिख लूंगा मैं यहाँ पे, 180 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 3 इंटू 5, तो क्या आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। फिर क्या 192 है, 192 क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 2 2 4 1 5 6 टाइम है, तो 2 2 4 6 टाइम लिख दिया, एक बार 3 आ जाएगा, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू। ठीक, आप इसको एक बार पॉज कीजिए और आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कितना क्या क्या है, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हर क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी प्रोसेस तो करनी है। अब निकालना क्या था हमें HCF और LCM, तो देखो HCF क्या होता है, HCF जो होता है वो देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें उभयनिष्ठ, हाईएस्ट उभयनिष्ठ क्या है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 2 2 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो सभी के अंदर हो, तो 2 2 2 कॉमन आ रहा है। अब हाईएस्ट 2 कितने हैं जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं, मतलब देखिए कम से कम आपको चेक करना है, इसके अंदर उल्टा होता है, हाईएस्ट नाम है इसमें हाईएस्ट है, लेकिन देखते हैं हम कम से कम, जैसे कि 2 की पावर 2 है, कम से कम है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, लेकिन 2 की पावर 2 जो है वो इसके अंदर भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब मैं यहाँ क्या लिख लूंगा 2 की पावर 2। चलो भाई आगे चलते हैं, 3 है, अब 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन 3 कम से कम कितना है जो तीनों के अंदर है, तो 3 की पावर जो 1 है वो तीनों के अंदर है, मतलब मैं यहाँ क्या लिख लूंगा 3 लिख लूंगा। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 मतलब 12 है। ये हमारा हो गया HCF, क्योंकि इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो हमारा होगा कितना 12 है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं LCM। LCM क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए LCM कैसे निकालते हैं, LCM देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर, अब जैसे 2 की पावर 4 होगी, यहाँ 2 2 2 तीनों में है, तो देखिए 2 की पावर कितनी हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 को लिख लूंगा। अब देखिए 3 नंबर है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख लूंगा।
अब देखो 2 हो गया, 3 कंप्लीट हो गया, कितना क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। 5 की पावर कितनी है, सिर्फ 1 ही है, तो 5 लिखूँ। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। ये कितना होता है 9। इसको आप इसको सोल्व करके देख लें, जो आएगा वो क्या होगा एलसीएम। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम ये होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये होगा एलसीएम और एचसीएम। आपको निकालना आ गया। कोई भी नंबर हो, 2 या 2 से कितने भी ज्यादा नंबर हो, ये गुणनखंड विधि जो हमने पढ़ी थी वो गुणनखंड विधि यही होती है कि उन नंबरों को आप एक बार गुणनखंड उनका कर लीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा उनको आप लिख लीजिए एक साइड में, जो भी संख्या दी है उनको गुणनखंड विधि द्वारा जो निकाला है उसके जो गुणनखंड निकाले हैं, जो ये सारे गुणनखंड कहलाते हैं, ये जो निकाले हैं वो लिख लीजिए। फिर देखिए उनके अंदर कॉमन कितना आ रहा है। जो एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो उभयनिष्ठ है वो कॉमन कितना आ रहा है, कितनी छोटी छोटी संख्या जो तीनों में सेम आ रही है, मतलब वो कितनी बड़ी बड़ी हो सकती है, वो तीनों में कॉमन को कितनी आ रही है, बस वो चेक करना है। एलसीएम होता है वो हमने देख लिया। एलसीएम होती है कि वो संख्याएं तीनों का मल्टीपल जो भी आएगा वो करके हम कर लेंगे। एलसीएम आप समझ गए। अब देखते हैं कि √2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्यों है, प्रूफ देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि √2 इज एक अपरिमेय संख्या। तो प्रूफ देखिए, जब भी हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना हो तो हम पहले इसके अपोजिट मानते हैं। हम ये मानते हैं कि लेट √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हमने मान लिया, हमें प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, 0 मान लिया कि हमने परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कैसी होती है, p/q के रूप में होती है, जहां पे q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 3। ये तो हम जानते हैं परिमेय संख्या, ये तो होता है परिभाषा, डेफिनेशन है ये तो कि p/q। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि p/q के रूप में क्या है, √2 दोनों को इक्वल है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो p/q है ये √2 है कि बराबर होगा, क्योंकि √2 भी एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या रूप है। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले गया, √2 ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने का। स्क्वायर करने का, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आता है, देखो p² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 होता है, q²। ठीक है, अब देखो हमें लिखना क्या है, हम जानते हैं कि ये जो 2q² है ये क्या है, 2 से डिवाइड है, 2 से विभाजित है, मतलब 2q² जो है वो 2 से विभाजित है। विभाजित है, अगर 2 से, अगर 2q² अगर विभाजित है तो 2 से p² विभाजित होगा, 2 से p² विभाजित होगा। p² अगर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम सीधा लिख देंगे p भी 2 से क्या है, हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे कि जो p और q जो होते हैं वो आपस में को प्राइम होते हैं।
को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों आपस में प्राइम होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को काटते नहीं है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा 2/10 लिखा तो मैं वो काट सकता हूँ, कितना कटा 1:5, लेकिन 1 और 5 जो है वो आपस में नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 1 टाइम तो सब कुछ करता है। जैसे एक बार तो मैंने 5 को काट दिया लेकिन वापस वही आ गया, नहीं कटेगा आगे। जैसे मैंने लिख दिया 3/4 लिख दिया, इसको काट के दिखाओ, नहीं कटेगा। तो ये आपस में को प्राइम है, इनको बोलते हैं को प्राइम, जो आपस में कटते नहीं है। तो यहाँ पे जो P और Q जो है वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, मतलब एक दूसरे से कटते नहीं है। ठीक है, तो इस बात को चलो आगे देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ से एक बार बिठा देते हैं, आप पोज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये P से अगर डिवाइड है, अगर P से P भी 2 से अगर विभाजित है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P स्क्वायर भी है तो P स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2C लिख सकता हूं, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2C। कोई दिक्कत नहीं, P भी डिवाइड होगा, P स्क्वायर भी डिवाइड है, कुछ नहीं है। P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2Q स्क्वायर। चलो आप एक बार ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही कर लीजिए। P भी 2 से डिवाइड है तो P इज इक्वल टू 2C लिख लीजिए। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कोई खास फर्क नहीं है, सीधी बात है। P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4C स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2Q स्क्वायर, हमने यहां से देखा था, इसको मैं काट सकता हूं। अब देखिए फिर से मैं यही बात कहूंगा कि 2 जो है वो 2C स्क्वायर को भाजित करता है, मतलब 2C स्क्वायर जो है वो 2 से क्या है, विभाजित है, डिवाइड है। तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, Q स्क्वायर भी 2 से क्या होगा, 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो मतलब Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखिए Q भी 2 से डिवाइड है, P भी 2 से डिवाइड है, P भी 2 से डिवाइड है, Q भी 2 से डिवाइड है। इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में कॉमन निकल गया 2, इनका गुणनखंड हो गया, P और Q का गुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया। जबकि हम जानते हैं कि P, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, P/Q इज इक्वल टू क्या माना था, √2। तो हमने क्या माना था कि P और Q आपस में क्या है, को प्राइम है, मतलब को प्राइम मतलब इनके बीच में कोई वैल्यूज गुणनखंड है ही नहीं, मतलब ये आपस में नहीं कटेंगे, ऐसे जाना था। लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि Q भी 2 से डिवाइड है, Q भी 2 से भाग जाता है और P के अंदर भी 2 का भाग जाता है, मतलब इनका गुणनखंड क्या आ गया, इनका गुणनखंड 2 आ गया। जबकि हमने माना तो इनको क्या था, को प्राइम था। इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी, मतलब हमने जो सपोज किया था वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो हम लिख देंगे अतः हमने जो माना था वह गलत साबित हो गया। गलत साबित हो गया मतलब √2 जो है, हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लो हैज प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा जो इसके अंदर प्रूफ करना था वो यही करना था कि √2 की जगह हम √3 भी ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। प्रूफ करना भी यही, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो हम पहले अजम्पशन में ये मान लेंगे कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, हमें पता है ये अपरिमेय है, क्योंकि हमें पहले तो पता नहीं, लेकिन प्रूफ करेंगे हम कि है या नहीं है। तो चलो हमने एक बार के लिए मान लिया कि क्वेश्चन वालों ने गलत लिखा है और ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन पता है, क्यों P/Q होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, पता है, तो वो डेफिनेशन लगाएंगे तो उसके अनुसार देखेंगे √2 है या नहीं है। तो प्रूफ जैसे अभी बताया उसी तरह से कोई भी क्वेश्चन वो करेंगे
तो पता चल जाएगा कि हाँ जो वो संख्या है वो परिमेय नहीं है, हमारे जो ऊपर माना है वो गलत है, इसका मतलब वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, शांत और अशांत संख्या। शांत और अशांत क्या होता है, पहले हम शांत देखते हैं। क्या शांत और अशांत, शांत और अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए इनको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। शांत और अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो जो शांत दशमलव संख्याएं होती है ना, वो क्या होती है, शांत दशमलव संख्या का मतलब होता है, देखो नाम में समझ में आ रहा है कि शांत का मतलब ऐसी दशमलव संख्याएं जो कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके शांत हो जाती हैं। शांत होने का मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ती, आगे नहीं बढ़ती मतलब कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि 1.25, ठीक है, तो 1.25 ये दशमलव संख्या है। दशमलव ये कहाँ जाके 2 पॉइंट के बाद भी क्या गया, रुक गया, मतलब हमारी क्या है, शांत संख्या है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 1.253 ये ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं ले जा रहा, ये कहीं चल रहा है, थोड़ी देर बाद में वापस वही संख्याएं आ जाती है, थोड़ी देर बाद में क्रम में वापस वही संख्याएं आ जाती हैं, चलता रहता है। ये क्या होंगी, अशांत संख्याएं। जो अशांत है, जो शांत नहीं है, जो चलती रहती है, वो क्या होती है, अशांत संख्याएं। शांत संख्याएं वो संख्याएं, दशमलव संख्याएं होती हैं जो कुछ टाइम पश्चात, कुछ टाइम के बाद रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती, उनको बोलते हैं शांत संख्या, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, इनके इंग्लिश नाम को मैं हटा रहा हूं। जैसे हम कोई एग्जांपल देखते हैं पहले, जैसे पहला तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये हो, इसको लिखते कैसे हैं, ये दशमलव संख्या लिखते कैसे, देखो कितने पॉइंट के बाद के अंदर, कितने संख्या के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, 3 नंबर के बाद में, 3 नंबर के बाद में, तो मैं इसको लिख सकता हूं 375 अपॉन 1 2 3। जितने बाद पॉइंट आता है उतने ही जीरो लग जाते हैं। ठीक है, अब इनको मैं लिख सकता हूं 375 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, और अगर ये संख्या दी हुई, अगर इसमें बदलना है दशमलव संख्या में, तो दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, जितने 10 की पावर कितनी है, 3 है, इसका मतलब 3 जीरो आएंगे। 3 जीरो का मतलब होती है कि पीछे से 1 2 3 उतने पॉइंट छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, उतनी संख्या छोड़ दो, क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये हो गया ना। ठीक है, अब जो शांत संख्या होती है वो अब बदलना आ गया होगा आपको, कैसे बदलना है। शांत संख्या का जो रूल है वो क्या होता है, अब देखो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर की संख्या होती है इसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे का होता है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो किसी भी संख्या, किसी भी दशमलव संख्या, किसी भी दशमलव संख्या का हर मतलब नीचे का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो तो वो संख्याएं शांत संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का जो हर होता है अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? शांत दशमलव संख्या कहलाती है। और अगर ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा नहीं हो तो वो क्या कहलाती है? अशांत कहलाती है। मतलब अगर ऐसा हो तो वो शांत कहलाती है, अगर वो ऐसा इस फॉर्म का नहीं हो तो वो क्या कहलाती है? अशांत कहलाती है। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे यही एग्जांपल देख लो ना, यही एग्जांपल देख लो जैसे मैंने किया, ये क्या हो गया? ये है। अब देखो 10 की पावर 3 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 375 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 की होल पावर क्या लिख सकता हूँ मैं? 3, क्योंकि 5 और 2 को अगर मैं इंटू करूंगा तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? 375 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो देखो हमने क्या बोला था कि अगर किसी भी संख्या का जो है अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो तो वो क्या कहलाती है? शांत संख्या कहलाती है। अब देखो इसके अंदर 2 की पावर n की वैल्यू तो 3 हो गई, 5 की पावर m तो 5 की पावर क्या हो गई? m की वैल्यू 3 हो गई। मतलब वैल्यू कोई भी हो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है कि जो यहाँ आप आगे देख सकते हैं कि जो n, m जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब नेगेटिव ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर धनात्मक है तो क्या है? शांत संख्याएं हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मैं एग्जांपल लूं 3, इसके अलावा कोई एग्जांपल, मैं इसको साफ कर देता हूं। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया, मैं तो यही लूं कि 375 अपॉन या क्या हो 6 हो, एक बार के लिए मान लीजिए यहाँ कर दिया 6, ये चलो मैंने एक बार के लिए बस मान लेते हैं 376 अपॉन, अगर कुछ भी हो मतलब आप समझ लीजिए 30 ले लीजिए आप एक बार 30, तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 इंटू 3। कहने मतलब आपको एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 इंटू 3, तो क्या आ गया? 7 के अंदर क्या आ गया? 3 आ गया। 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स के रूप में आना चाहिए। उनके अलावा अगर कुछ भी है तो अशांत संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे 3 आ गया, इनकी पावर तो 1 1 है लेकिन 3 बीच में आ गया, इसका मतलब ये क्या है? अशांत संख्या होगी, ये शांत संख्या नहीं होगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और आपका वैसे मोस्टली ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पहले जो गुणनखंड विधि पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले, उसके अंदर मैं एक पॉइंट लिखाना भूल गया था, छोड़ दिया था। आप एक बार एक पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके अंदर ये था कि HCF जो होता है, HCF किसी भी a, b, कोई भी a, b यहाँ पे नंबर है, संख्या है, उनका जो HCF होता है इनटू LCM a, b जो होता है। कोई भी 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट होगा, जब HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, उनको जब आपस में गुणा करते हैं तो वो जो होता है वो a इंटू b के रूप का होता है। आप इसको नोट कर लेना, ये आपकी प्रूफ करेगा कि आपने सही किया है गलत। इसके द्वारा आप जांच कर सकते हैं कि आपने HCF और LCM सही निकाला है या गलत निकाला है। ये सूत्र होता है। a और b यहाँ पे कोई भी संख्या होती है, मतलब जो भी आप संख्या लेंगे, जैसे मैंने 14 एंड 15 ले लिया, इसका HCF निकालो, LCM निकालो, उसके बाद में इंटू करो, तो जो आएगा HCF LCM गुणनखंड वो कितना होगा? 14 इंटू 15 में क्या होगा? बराबर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना सीखा, √2, √3, √5 को अप्रिमेय संख्या होती है इनको प्रूफ करना सीखा, और शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं, दशमलव संख्याएं होती है
वो कैसे होती हैं, किस तरह की होती हैं, वो हमने निकालना सीखा। इस तरह से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, हमने मोस्टली कर लिया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आपको आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कुछ हो तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो भी है वो अगला वीडियो पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अगर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।